हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडवर्स सिलेक्शन एंड इंश्योरेंस मार्केट। तो इसको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि मैंने इन टॉपिक्स के रिलेटेड बाकी टॉपिक्स की वीडियोस भी सारी बनाई हुई हैं और अगर आप वो वीडियोस पहले देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो उन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। After Akerlof, who first analyzed the Lemons problem created by asymmetric information in the market for used cars, his analysis has been extended to the markets for insurance, financial credit and labor employment. तो एकरलॉफ जिन्होंने लेमन मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंडर दिया था इन्होंने ये कंसेप्ट। उन्होंने यूज्ड कार मार्केट्स के ऊपर एग्जांपल्स दिए थे जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो उन्होंने लेमन प्रॉब्लम दी थी और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर। उसको मतलब इंश्योरेंस मार्केट में और लेबर मार्केट में या फिर फाइनेंशियल क्रेडिट जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस सारे के सारे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपको आ जाता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस मार्केट, तो उसको किस हिसाब से लिखना है वही मैंने हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ है। These other markets are also characterized by asymmetric information। तो ये जो मैंने ऊपर बताई हैं मार्केट्स, जैसे कि इंश्योरेंस मार्केट या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल क्रेडिट मार्केट के कर्जा दे दिया और पता नहीं अगला बंदा वापस करे ना करे। जो कर्जा लेने वाला है उसको तो पता है ना अपनी कैपेसिटी वापस करने की, मगर दूसरे को तो नहीं पता। वैसे ही आप कह सकते हो लेबर मार्केट में कि मैं किसी लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ और ये सोच के कि वो काम कर लेगा, उसे वेज फिक्स कर दिए मैंने, मगर वो जो बंदा है उसे पता है कि असल में वो काम ये अच्छे तरीके से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी हाउ एकरलॉफ्स एनालिसिस हैज बीन अप्लाइड टू द इंश्योरेंस मार्केट। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ इसी पे फोकस रखेंगे कि इंश्योरेंस मार्केट पे एप्लीकेशन क्या है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की। ठीक है, in the case of insurance, the insurance company has less information about the state of health of the individuals who want to get their life insured or want insurance for sickness, or in case of general insurance about the accident proneness of their cars, etc etc। तो इस केस में इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको ये नहीं पता कि भाई जिसकी वो इंश्योरेंस कर रहा है उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको नहीं पता कि वो बीमार होने वाला है या नहीं होने वाला है, या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो उसको ये नहीं पता कि जो कार की इंश्योरेंस लेके वो ड्राइवर कैसे ड्राइव करेगा। इसको मैं मॉरल हैजार्ड में भी डिस्कस करूंगा, वो अलग से टॉपिक है। ठीक है, लेट अस टेक द केस ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट इलनेस। तो इंश्योरेंस की एग्जांपल लेके चलते हैं कि इलनेस के हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। सपोज देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु वांट टू इंश्योर फॉर द रिस्क ऑफ इलनेस। मान लो दो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिन्होंने मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है ताकि अगर वो बीमार हो जाए तो कल को उसका क्या कहते हैं वो मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मतलब कंपनसेट कर सके उनको। ठीक है, 100% तो कंपनसेट नहीं कर सकती मगर कम से कम बीमारी का इलाज के जो खर्चे हैं वो तो दे ही सकती है ना। वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू हाई रिस्क ग्रुप। तो हम दो ग्रुप्स की जो एग्जांपल ली है उसमें से एक ग्रुप को हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हाई रिस्क ग्रुप है और दूसरा लो रिस्क ग्रुप है। देयर आर एच नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु कॉन्स्टिट्यूट हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये वाला ग्रुप है उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो एच है। द सेकेंड ग्रुप is of low risk individuals and there are L number of them। तो दूसरा ले लिया कि भाई लो रिस्क ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ जो पर्सन है उनको हमने L ले लिया। ठीक है, दे आर एंटाइटल्ड टू क्लेम इंश्योरेंस मनी ऑफ PH एंड PL रिस्पेक्टिवली। तो जो हाई ग्रुप है उसका जो इंश्योरेंस मनी का जो क्लेम होगा वो होगा PH। ठीक है, और जो लो इंश्योरेंस ग्रुप है उसका जो इंश्योरेंस क्लेम का जो मनी होगा वो ले लिया हमने एग्जांपल के तौर पे PL। ठीक है, द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू बोथ दीज ग्रुप्स गेट देमसेल्व्स इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो दोनों के दोनों ग्रुप्स ने इंश्योरेंस ले ली और अब इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पता ही नहीं है कि भाई हाई रिस्क इंडिविजुअल्स या फिर हाई प्रोन टू डिजीज वाला ग्रुप कौन सा है और लो प्रोन टू डिजीज वाला ग्रुप कौन सा है। मतलब वो वाला ग्रुप कौन सा है जिसको बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा है जो हाई रिस्क पे, और वो वाला ग्रुप कौन सा है जिनको बीमारी लगने के चांसेस कम है या ना के बराबर है। While insurance company does not know the true state of their health,
the individuals, that is the buyers of the insurance, are fully informed about likelihood uh, likelihood of their becoming ill. तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी उनको एक इंश्योरेंस कंपनी को तो कुछ पता नहीं लग सकता उनकी शक्लें देख के कि भाई वो कैसे हैं कैसे नहीं है, और वैसे भी आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता कि जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो बट दूसरी तरफ देखें तो जो इंश्योरेंस बायर्स हैं वो तो फुली इन्फॉर्म्ड होते हैं कि मैं अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो मुझे बीमारी लग जाएगी, या मुझे ऑलरेडी लगी हुई है नहीं लगी हुई है, समझ के बात। दस दिस इज अ केस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो ये भी केस एक एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का ही हुआ, जिसमें दोनों में से एक पार्टी को तो इन्फॉर्मेशन है और दूसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, कि मतलब होना क्या है। द वेटेड एवरेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बिकमिंग इल इज, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी जो बीमार होने की दोनों ग्रुप्स की देखें तो वो क्या है, पी बार स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज। इट इज पी एच, जो उनका जो हाई रिस्क ग्रुप्स था उसका प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जो उनको पैसा मिलेगा इलनेस पे, ठीक है। और एच एच क्या थे, नंबर ऑफ पीपल जो थे हाई रिस्क ग्रुप में, डिवाइडेड बाय एच प्लस एल, मतलब दोनों के दोनों ग्रुप्स का टोटल। सिमिलरली पी एल जो उनका क्लेम मनी होगा, उसके बाद क्या है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एल से। एल क्या है, नंबर ऑफ पर्सन जो लो रिस्क ग्रुप में, डिवाइडेड बाय एच प्लस एल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। वेयर पी डैश या पी बार स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलनेस, एंड ऑब्वियसली पी एच मतलब जो हेल्थ का क्लेम होगा, इट इज ग्रेटर देन पी बार, मतलब जो एवरेज जो रखी गई है वेटेड एवरेज उससे ज्यादा होगा, ठीक है, क्लेम। और अगर उससे भी कम देखें तो जो सबसे कम क्लेम होगा वो तो लो रिस्क ग्रुप का ही होगा ना, जो वो क्लेम मनी करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये चीजें तो हमें पता ही है कि जो हाई रिस्क जो बंदे हैं उनका जो क्लेम होगा वो ज्यादा होगा, जो वेटेड एवरेज होगी वो बीच बिचाले कहीं होगी, और जो लो रिस्क ग्रुप है उनका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो सबसे कम होगा, क्योंकि उनको तो रिस्क ही नहीं है, समझ की बात। सपोज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज सी, हम ये अज्यूम करते हैं कि मान लो सी है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। इफ द इंश्योरेंस कंपनी इज टू रिकवर at least the cost of insurance, then cost of insuring them against illness, then the insurance premium to cover both the high risk and low risk individuals, which we denote by I, is given by I, should be greater than or equal to C into P bar. P bar क्या था, वेटेड एवरेज, C क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और जो I है हमारा यहाँ पे जो जो हाई रिस्क एंड लो रिस्क प्रीमियम को जो दोनों को कवर करना है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट इनटू पी बार, मतलब पी बार मतलब जो वेटेड एवरेज है इसकी, जो वेटेड एवरेज है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलनेस की उससे। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रीमियम कहीं ना कहीं फिक्स किया जाएगा, जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम कहीं ना कहीं फिक्स किया जाएगा, उसमें जो कंपनी की जो कॉस्ट है इंश्योरेंस की वो भी कवर होनी चाहिए, प्लस जो जिनको इंश्योरेंस देना है वो भी। मान लो एग्जांपल के तौर पे 8 करोड़ का इनको इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आया, इट शुड बी जो है ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है और जो एवरेज जो वो पे करते हैं अगर कोई बीमार हो गया तो, ठीक है। अगर ये चीज मान लो 6000 है तो कंपनी को 2000 का फायदा हुआ ना, 2000 या 2000 करोड़ का फायदा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। और अगर ये प्रीमियम आया आपका मान लो 8 करोड़, और जो कंपनी को जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो इतने ज्यादा प्रीमियम देने पड़ रहे हैं कि वो आगे 10 करोड़, तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी नहीं चलेगी, समझ की बात। तो इसीलिए तो होता है कि जब भी इंश्योरेंस पे जब भी आप क्लेम करते तो आपको 100% नहीं देते, क्योंकि अगर सभी को सारा का सारा देने लगे तो कंपनी तो बैठ जाएगी ना। एज द इंडिविजुअल्स नो देयर रिस्क ऑफ बिकमिंग इल, as is being assumed here, while the individuals with low risk, जिनको PL कहा गया है, may not be willing to buy the insurance given the above insurance premium, the individuals with high risk will be very much eager to buy it। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कोई भी प्रीमियम ले लेते हैं कि फला फला प्रीमियम है, तो जो लो रिस्क है, जो मान लो जो सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं करते और उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड से ही एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि हम इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों भरें, ठीक है, हम इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों भरें जिसमें हम उनका भी प्रीमियम भर रहे हैं जो कि मतलब हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, उनके बारे में भी हम पैसे क्यों भरें, बल्कि हमारा तो चांस ही बड़ा कम है। तो उस केस में जो है काम खराब हो सकता है। तो बिकॉज पी बार मतलब वो जो वेटेड एवरेज थी is greater than PL, the insurance premium will be much greater than CPL
इन केस ऑफ लो रिस्क इंडिविजुअल्स। तो अगर लो रिस्क इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनका जो प्रीमियम होगा वो उनके स्टैंडर्ड से तो काफी हाई रहेगा। इसीलिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं वो आपसे पहले ही पूछते हैं कि आप सिगरेट पीते हैं, लिकर पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ताकि इनडायरेक्टली वो आपको देख सके कि आपकी ईटिंग हैबिट्स वगैरह क्या हैं, जिससे बीमारी लगने के चांसेस फ्यूचर में आपके ज्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, देयरफॉर low risk individuals are likely to drop out, and in that case, to recover the insurance cost of high risk individuals, the insurance company will have to raise the rate of insurance premium. तो एक ऐसा टाइम आएगा मार्केट से जो लो रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनको बीमारी जो लगने के चांसेस होते हैं, और ये जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिनको बीमारी लगने के चांसेस कम है, वो कहेंगे हम इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों भरें और इनकी भरपाई भी हम क्यों करें अपनी जेब से। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट से खत्म हो जाएंगे और ये जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ यही रह जाएंगे। और अगर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स ही रह गए मार्केट में तो फिर प्रीमियम के रेट्स तो और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे ना। ठीक है, एज अ रिजल्ट ओनली द हाई रिस्क इंडिविजुअल्स विल बाय द इंश्योरेंस एंड द इंडिविजुअल विद लो रिस्क ऑफ इलनेस विल गो विदाउट इंश्योरेंस। वो कहेंगे हम क्यों इंश्योरेंस कराएं, ठीक है, हमें तो इतना पैसा चाहिए नहीं होता, बल्कि हमारा जो प्रीमियम है वो कंपनी मुफ्त में खा जाती है और इन लोगों का जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है उन्हीं को पैसे भरती हैं। Thus, as in case of used cars, the problem of adverse selection also arises in case of insurance market. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लेमन मार्केट वाली वीडियो में बताया था कि यूज्ड कार मार्केट्स में भी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे भी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। In fact, the term adverse selection was first used in case of health insurance because the insurance companies do not get unbiased selection of individuals who buy insurance policies, and it is only the high risk individuals who purchase it. ये जो वर्ड है क्या कहते हैं अपना एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर जो एडवर्स सिलेक्शन का वर्ड है, ये सबसे पहले इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंडर आया था। उसमें ये बताया गया था कि कंपनीज जो होती हैं वो बायस तरीके से नहीं किसी को इंश्योरेंस दे सकती या नहीं दे सकती। कंपनीज जो हैं जब ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है, कंपनी को क्या पता भाई जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके उसके अंदर झांक के, शरीर के अंदर झांक के थोड़ा देख रही है। बट अगर कोई हाई मतलब पॉलिसी होगी 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो कंपनी उसका मेडिकल भी करवा सकती है, मेडिकल के बेस पे बता सकती है कि इतने की वो पॉलिसी करेगी या नहीं करेगी। इन सच अ सिचुएशन द इंश्योरेंस क्लेम्स will mostly made by the individuals with high risk, and as a result the insurance company who charges premium rate on the basis of average risk of both kind of individuals with high risk and low risk of illness will go bankrupt. जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर लो रिस्क इंडिविजुअल और हाई रिस्क इंडिविजुअल दोनों के एक ही प्रीमियम रखेगी तो लो रिस्क इंडिविजुअल को तो कोई फायदा नहीं होगा इंश्योरेंस कराने का, और हाई रिस्क वाले लगातार कराते रहेंगे, और अगर वो बार बार अपना रीइंबर्समेंट मांगते रहेंगे तो कंपनी का तो दिवालिया निकल जाएगा। समझ की बात। However, various measures have been proposed to overcome the problem of adverse selection. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेजर्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, द इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑफर द लो रिस्क इंडिविजुअल टू गेट को इंश्योरेंस, दैट इज the individuals share a portion of the loss with the insurance company or get some deductibility scheme, that is get some amount deducted from claim for loss suffered. तो सिंपल वर्ड्स में एक तरीका ये है कि को इंश्योरेंस कर सकते हैं। को इंश्योरेंस का मतलब कि अगर बीमार हुए तो उसका थोड़ा पैसा कंपनी देगी और थोड़ा पैसा वो खुद शेयर करेगा। समझ की बात। द इंश्योरेंस कंपनीज कैन ऑफर वेरियस इंडिविजुअल्स टू मेक अ चॉइस अमंग डिफरेंट स्कीम्स विद डिफरेंट रेट्स ऑफ को इंश्योरेंसेस या को इंश्योरेंस, द अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल्स, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। तो कई स्कीम्स ला सकती हैं इंश्योरेंस कंपनियां जिसके अंडर को इंश्योरेंस कर सकती है जो लो रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनकी, और उनको बता सकती है कि अब अगर तुम्हें इतने पैसे की चाहिए तो फिर इतना प्रीमियम होगा, अगर इतने पैसे की इंश्योरेंस चाहिए तो इतना प्रीमियम। तो उनके जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनमें कई टाइप की स्कीम्स ला सकती है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी की जा सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी करेगी। फ्रॉम द चॉइसेस made, the insurance company can know the risk characteristics of
various individuals willing to buy insurance and adjust the premium accordingly. तो वो देखेगी कि भाई जो हाई रिस्क है उसका प्रीमियम अलग रख देगी, जो लो रिस्क है उसका प्रीमियम अलग रख देगी। किसी ने इंश्योरेंस का क्लेम लिया हुआ है पहले तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा देगी, और जिसने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं लिया उसको भाई बेनिफिट्स दे देगी कि अगले साल उसका इंश्योरेंस प्रीमियम हल्का सा कम कर सकती है या फिर उसको बेनिफिट्स ज्यादा दे सकती है। ऐसे फ्लेक्सिबल पॉलिसीज लेके आएगी, ठीक है। From above, it follows that some schemes have been devised to tackle the problem of adverse selection in connection with the health insurances. तो ऊपर की डिस्कशन से हमें पता लगता है कि जो स्कीम्स है, इंश्योरेंस स्कीम्स है, उनमें थोड़ा सा मतलब उनको आगे पीछे करके एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। But one thing is certain about from above, that there cannot be a single insurance premium policy. But above discussion से हमें ये तो पता लग गया ना कि भाई अबव डिस्कशन से हमें ये तो पता लग गया कि एक पॉलिसी हर एक के लिए नहीं हो सकती। अगर एक ही पॉलिसी हर एक को दी तो लो इंश्योरेंस वाले निकल जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम क्यों इंश्योरेंस लें, हम इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों भरें, हमारा तो बीमार होने के चांसेस बड़े कम है, ठीक है। देयर कैन बी एटलीस्ट टू इंश्योरेंस पॉलिसीज, वन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स who get complete insurance and the other for low risk individuals who get इंश्योरेंस विद अ लार्ज डिडक्टिबल्स। तो सिंपल वर्ड्स में एक तो हाई इंश्योरेंस जो हाई रिस्क हैं उनके लिए अलग होनी चाहिए, लो रिस्क वाले के लिए अलग होनी चाहिए। और अगर वो आपने देखा होगा अगर आप इंश्योरेंस पे क्लेम नहीं लेते तो नेक्स्ट ईयर आपको जो है काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनसेस वगैरह मिलते हैं या फिर आपकी पॉलिसी की वैल्यू बढ़ा दी जाती है। कई मतलब अलग अलग कंपनियों की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। इन दिस केस द लो रिस्क इंडिविजुअल्स गेट ओनली पार्शियल इंश्योरेंस। जो लो रिस्क इंडिविजुअल्स हैं वो कहते हैं कि यार हम थोड़ी बहुत इंश्योरेंस ले लेते हैं कि थोड़ा बहुत अगर पंगा पड़ा तो हम अपने पैसे डाल के कर लेंगे, मगर इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों भरें। However, given the fact that there is not only two groups of individuals with either high risk or low risk, but a continuum ऑफ कंटिन्यूम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंटिन्यूम मतलब कि हाई रिस्क और लो रिस्क के बीच में पता नहीं कितने बंदे आ जाते हैं, कितने सेक्शंस ऑफ पीपल आ जाते हैं विद डिफरेंट रिस्क, ठीक है। विद सेवरल प्रोबेबिलिटीज देयर कैन बी नो इक्विलिब्रियम इन इंश्योरेंस मार्केट दैट इंश्योर्स मार्केट एफिशिएंसी। तो हम एक सिंगल लेवल को नहीं निकाल सकते कि ये प्रीमियम रख लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बंदे हैं उनके रिस्क एपेटाइट को देख के, उनकी बीमारी को देख के या फिर उनकी एज को देख के अलग अलग तरीके की पॉलिसीज निकाली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज मान लो 30 है तो 30 के हिसाब से अलग पॉलिसी होगी, 32 के हिसाब से अलग पॉलिसी होगी, 33, 4, 5, 6 ये जो अलग अलग ईयर्स है उसमें जितना जितना मैं बूढ़ा होता जाऊंगा उतनी उतनी मेरी पॉलिसीज बढ़ती रहेंगी, मतलब प्रीमियम बढ़ता रहेगा। और जितना जितना उम्र कम है उतनी जो प्रीमियम है वो कम रहेगा, ठीक है। It may be emphasized that the problem of adverse selection in health insurance arises because insurance company cannot fix their rates premium on the average incidence of illness in the population. अब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि एडवर्स सिलेक्शन जो प्रॉब्लम है हेल्थ इंश्योरेंस में हमें ये दिखाती है कि भाई कोई एक प्रीमियम फिक्स नहीं किया जा सकता, कोई एवरेज नहीं लगाई जा सकती। एवरेज लगाएगी तो जो लो रिस्क वाले हैं वो तो भाग जाएंगे। देयरफॉर to solve the problem of adverse selection, compulsory purchase plan of insurance by a group of people containing both high risk and low risk individuals and an insurance company fixing its premium rate on the basis of average incidence of health problem has been adopted in some cases. तो कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे कई बार जो है कंपलसरी परचेज प्लान हो जाता है कि अगर आप इतना इतना काम कर रहे हो तो आपको ये प्लान तो रखना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कोई और कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उनका जो कुछ पार्ट है सैलरी का वो कट के कंपलसरी इंश्योरेंस एक टाइप की उनकी कर देते हैं कि कल को इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो कंपनी को पैसे ना देने पड़े, वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दे, ठीक है। In such a situation, it is claimed that each of the individuals comprising compulsory purchase group can be made better off. तो इसमें ये बताया जाता है कि भाई जिन जिन ने जो प्लान परचेज किया है वो बेटर ऑफ रहेंगे। अगर कल को कोई बीमारी लगी, उनको कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो अपना मतलब इलाज करवा सकते हैं और उनको मतलब अपनी जेब से पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। द हाई रिस्क इंडिविजुअल्स आर बेटर ऑफ बिकॉज दे बाय इंश्योरेंस एट अ रेट दैट इज रिलेटिवली लोअर than the risk they face, and the low risk individuals can purchase insurance at a rate less than the rate that would be prevailing when
ओनली हाई रिस्क पीपल परचेज इट। तो दोनों जो है हाई रिस्क वाले बंदे उनका फायदा हो जाएगा कि उनको जो प्रीमियम चल रहा है जो मतलब क्योंकि वो तो मोर प्रोन टू डिजीज है ना, तो उनको लगता है कि वो एक प्रीमियम देके अपने आप को सेव कर लेंगे। और जो लो रिस्क है वो भी फायदे में रहेंगे क्योंकि जो पीछे बताया था कि वो को इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो उनकी जो प्रीमियम है वो इस हिसाब से सेट किया जाएगा कि वो मतलब बीमार होने के चांसेस कम है तो प्रीमियम भी कम ही होगा ना। तो जो लो रिस्क है उनको भी लगेगा कि ले लेते हैं, और जो हाई रिस्क वाले हैं उनको भी लगेगा ले लेते हैं। इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। सच कंपल्सरी इंश्योरेंस प्लान्स विद सम वेरिएशंस हैव बीन एक्सटेंसिवली अडॉप्टेड। तो इस टाइप के जो प्लान्स है उनको कई कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल टीचर्स ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी can be brought under the compulsory health insurance plan, with the insurance company fixing its premium rate on the basis of average risk of health problem faced by the teachers। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उसके जो टीचर्स हैं उनकी जो एवरेज जो मतलब देख ली कि एक टीचर की एवरेज लाइफ कितनी होती है, उसके हिसाब से जो प्रीमियम है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से भी जो टीचर्स की स्टडी की पूरी, और स्टडी करने के बाद पता लगा कि एवरेज लाइफ ये है तो टीचर्स को ये बीमारियां लग सकती हैं, उसके हिसाब से प्रीमियम सेट कर लिया। सिमिलरली ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ फैक्ट्री कैन बी आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपल्सरी इंश्योरेंस प्लान। तो जैसा कि मैंने बताया था फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज लगे हैं उनकी भी कंपल्सरी इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। कैसे देखेंगे कि फैक्ट्री मजदूरों को क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं, कितनी कितनी इनकी लाइफ एज होती है, उसके हिसाब से प्रीमियम सेट किया जा सकता है। बट द स्कीम ऑफ कंपल्सरी परचेज प्लान is repugnant to most of the economists who lay stress on on free choice as means of achieving Pareto efficiency। तो ये जो कंपलसरी परचेज प्लान्स है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई कंपलसरी क्यों कर दिया, फोर्स्ड क्यों किया, बल्कि प्रेटो ऑप्टिमैलिटी हासिल करने के लिए या फिर हमें एलोकेटिव एफिशिएंसी हासिल करने के लिए तो फ्रीडम देनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेटो एफिशिएंसी के ये खिलाफ रहेगा कि आप किसी को जबरदस्ती इंश्योरेंस दे रहे हैं। But a compulsory purchase plan of insurance restricting choice of individuals ensures Pareto efficiency by tackling the adverse consequences of the existence of externalities या externality between the low risk and high risk individuals। But कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि अगर उनको कंपल्सरी परचेज प्लान्स दे देंगे तो प्रेटो एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको टैकल करने के लिए उनके पास मतलब पॉलिसीज होंगी कि अगर अचानक से बीमार पड़ के कुछ हो गए तो उनकी जेब से पैसा नहीं खर्च होगा। ठीक है, in this connection, it may be noted that some employers offer health insurance plans to their employees as a part of package of fringe benefits। तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा गया है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको फ्रिंज बेनिफिट्स देने के लिए जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो भी लॉन्च करती है कंपनी, ताकि अचानक से कोई बीमार पड़ गया तो कंपनी को पैसे ना खर्चने पड़े, इंश्योरेंस कंपनी बारों बार उनके साथ मतलब सेटल कर ले। तो इसलिए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान्स भी होते हैं। As a set of all employees with low risk and high risk of illness participate in the health plan, the insurance companies can fix its premium rates on the basis of average risk, and also the problem of adverse selection is eliminated। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं हाई रिस्क या लो रिस्क वाले, तो कंपनी क्या करती है, हाई रिस्क लो रिस्क के जो प्रीमियम्स होते हैं उनकी एवरेज निकाल लेती है, और जो हाई रिस्क वाले हैं वो भी खुश हो जाते हैं, जो लो रिस्क वाले हैं वो कहते हैं कि चलो ले ही लेते हैं, कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो। ठीक है, बट इन दिस केस द cost of insurance plan is borne by the employer, and the employees get it as incentive to work for the employer। तो इस केस में जहां पूरी की पूरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हाई रिस्क वाले भी लो रिस्क वाले भी उनकी इंश्योरेंस की जाती है, तो ये एज अ पार्ट ऑफ कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती है उसका एक पार्ट होता है। तो इस सिचुएशन में जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है इट इज बोर्न बाय कौन झेलता है, जो कंपनी का मालिक है या जो एम्प्लॉयर है वो झेलता है। समझ की बात। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये टॉपिक मतलब अजीब सा है, पेपर में लिखने के लिए इतना मटेरियल नहीं है, डायग्राम नहीं है, टेबल नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि भाई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है एडवर्स सिलेक्शन की, और उसके निकलने के लिए वो हाई रिस्क वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करें और लो रिस्क वालों को कम प्रीमियम चार्ज करें, मगर अगर पूरी की पूरी कंपनी का वो इंश्योरेंस कर रहे हैं तो एवरेज प्रीमियम चार्ज करें। तो इस टाइप का घुमा फिरा के थोड़ा सा खींचने की कोशिश की है ताकि पेजेस भी फिल हो जाएं, क्योंकि पेपर में पेजेस फिल करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टॉपिक के बाकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड। टेक केयर, बाय बाय।